चलिए साहब, सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से पढ़ाई के मूड में आ जाइए और कुछ नया सीखते हैं और नया आप सीखते हैं और कोशिश करेंगे जो कुछ सीखे सब कुछ यहीं याद करें, घर जाके पढ़ना ऐसा केवल सोचना है। आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, सबसे पहले होमवर्क लिख ले। सबसे पहला होमवर्क रहेगा, आपको जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसका ढंग से करे रिवीजन, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। आज तक जितना पढ़ाया है उसे रिवाइज करें। और आपको बता दूं, रिवीजन करने के लिए आपको लिख लिख के रिवाइज करना है, चीजों को लिख लिख के रिवाइज करें। और आप सभी लोग एक कॉपी नोट्स की बना के रखेंगे और एक कॉपी होमवर्क की बना के रखेंगे। जितना भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, ईएलपी का, मॉड्यूल का, व्हाटएवर, वो सब उसी कॉपी में होना चाहिए। चलेगा? होमवर्क कॉपी कभी भी आपकी चेक की जा सकती है। होमवर्क कॉपी कभी भी आपकी, ऐसे में पास में आऊंगा, बोलूंगा बेटा होमवर्क कॉपी दिखाना। आप कहोगे घर में है तो मैं एक दिन पहले बता दूंगा, कल लेकर आना। फोटो नहीं, कॉपी लेकर। चलेगा? बीच बीच में ऐसे आपको चेक किए जाएंगे कि आप सही रास्ते में चल रहे कि नहीं। तो एक कॉपी नोट्स की और एक कॉपी होमवर्क की। आपको सबसे पहले आज का लेक्चर जितना पढ़ाया अभी तक सारा रिवाइज करना है। देखिए, बड़ा सिंपल तरीका रिवीजन का है, आपका ध्यान चाहिए मेरे बच्चे। आज जितना पढ़ाया, आपका लेक्चर होता है 1 2 3 4, घर जाके रिवाइज करिए 4 3 2 1। अगर आपका रिवीजन में 3 घंटे लगता है तो आप 4 3 2 1 के सीक्वेंस में चलेंगे, कम से कम आधे घंटे आपके बचेंगे। कारण है कि जो लास्ट लेक्चर्स होते हैं इनकी मेमोरी ज्यादा होती है और जो शुरू में होते हैं इनकी मेमोरी कम हो गई है। और आप घर जाके रिवाइज करते हो 1 2 3 4, तो जो भूला है उसको रिवाइज करते हो तो ऑलरेडी उसमें बहुत एफर्ट लगता है, जो याद था वो भी भूल जाता तब तक। तो आपने करना है 1 2 3 4 लेक्चर, तो रिवाइज करोगे 4 3। चलेगा? जो भी जैसा शेड्यूल हो, लेक्चर होते हैं 1 2 3 4, रिवीजन होगा 4 3 2 1। यू विल सेव एटलीस्ट हाफ एन आवर। नंबर 1। नंबर 2, जब भी रिवीजन करें लिख लिख के करें। नंबर 3, सबसे पहले आज का लेक्चर रिवाइज करें, फिर कल का करें, फिर परसों का, फिर और पीछे और पीछे। ये रोज चलता रहेगा, जब तक एक चैप्टर चलता है। बच्चा रोज ऐसा करे ना, चीजें परफेक्ट होती जाती है। हाँ ठीक है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, वो कोर केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं माना जाता। लेकिन जब कोर केमिस्ट्री के चैप्टर हम आएंगे, जो फिजिकल केमिस्ट्री के कोर चैप्टर हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी को ही लेके चलिएगा। रोज का लेक्चर रिवीजन, फिर पिछला, कल आए आज का रिवीजन, फिर परसों पिछले, ऐसा करते हैं आगे बढ़ना है। होमवर्क आपको कॉपी में करना है सेपरेट। हाँ, जो सवाल ओरली बन जाते हैं वो नहीं लिखना, बस आप करो तो उस कॉपी में करो, पर्पज ये है। इसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ना है। शुरू के 3 4 पेज पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी का आपको जो पेज नंबर पढ़ना रहेगा वो रहेगा 29 से लेके 36 तक। पढ़ लीजिए एक बार, जीवन भर याद रहेगा। जो जो मैंने बताया वो सब वहां लिखा है, एक बार देखे रहना। उसके बाद आपने करना रहेगा कंसेप्ट बिल्डर 1। उसके बाद आपने करना रहेगा ईएलपी नंबर 1 एंड 2। अच्छा, मेरे होमवर्क का एक रूल होगा, मैं होमवर्क जिस सीक्वेंस में देता हूं उसी सीक्वेंस में करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप होमवर्क खोले ये कर लेता हूं, ऐसा नहीं। मैंने दिया नंबर 1 तो पहले ये होना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मैं कंसेप्ट बिल्डर पहले लिख रहा हूं, कुछ रीजन है। कभी एलपी पहले लिखूंगा, कभी एक्सरसाइज 1 पहले, कभी ये, एक सीक्वेंस हमेशा होमवर्क देता हूं। मतलब मैं ये मानता हूं कि मेरी क्लास जो बच्चा पढ़ रहा है उसे जो कहा जाए बस वो करे, उसको दिमाग नहीं लगाना है। प्लानिंग मैनेजमेंट वो काम मेरा है। मैं कहूं बेटा ए बी सी डी करके आओ तो आप ए बी सी डी करके आओ, इसमें दिमाग लगाओ ना कि ये पहले डी कर लूं पहले बी, ना ना बी अच्छा लगता पहले बी कर लूं, ऐसा नहीं चलेगा। जिस सीक्वेंस में है उसे सीक्वेंस होमवर्क करना है। आपका होमवर्क रहेगा एलपी नंबर 1 एंड 2। इसके बाद आपने करना है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का होमवर्क रहेगा 1 से लेकर 14 तक। इक्का दुक्का सवाल बीच में मिक्सअप है, कोई नहीं, अटेम्प्ट करिएगा। दोबारा कल फिर अटेम्प्ट करेंगे तो वो भी बन जाएंगे। चलेगा? ये होमवर्क मैं आपको कई बार यहां बताऊंगा, कई बार यहां नहीं बता पाऊंगा। सवाल वही है कि ढूंढा नहीं तो नहीं बता पाया। लेकिन जब भी हम घर पहुंचेंगे तो होमवर्क हमेशा मैं अपने टेलीग्राम चैनल है टीएनएम सर फिजिकल केमिस्ट्री, इस चैनल पर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कभी भी कोई अचानक से न्यूज देनी है, बेटा क्लास पहुंचने में ये तकलीफ हो गई, तो भी इस चैनल में बता दूंगा। बेटा घर से निकला था पहुंच नहीं पाया, यहां बता दूंगा। समझ पाए? ऐसी कोई भी जानकारी यहां बता दूंगा, तो जुड़े रहिएगा। हाँ, इसको अगर आप
जो लिंक आता है उसमें आता है टीएनएम सर फिजिकल केमिस्ट्री, टीएनएम सर पीसी, मिल जाएगा। यहां जुड़े रहना, ये होमवर्क वहां शेयर कर दूंगा। ये रहेगा होमवर्क कैसे करना, क्या कॉपी, सारी बातें क्लियर है। रिवीजन मुझे परफेक्शन पे चाहिए, होमवर्क मुझे परफेक्शन पे चाहिए। 100% ना कर पाए 50% तो कम से कम चाहिए, चलेगा। आओ चलते हैं क्लास में। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी कि एक मॉडल खत्म होता है, फेल होता है और एक नए मॉडल का जन्म होता है। कुछ नया आना, यही उस दुनिया का नियम था। मैं स्लाइड बदलूंगा, बदल दूं? तो शायद रदरफोर्ड का मॉडल आ चुका था और मैंने ऐसा बातों बातों में कहा था कि रदरफोर्ड का जो मॉडल आया वो बिल्कुल वैसा था जैसा कि सोलर सिस्टम। उसी जमाने में एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा, कैसा मोशन? तो वो थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। मैक्सवेल ने ये दुनिया को साबित करके बताया था। और मैक्सवेल जब रदरफोर्ड से कहते थे, रदरफोर्ड एक बात बताओ, तुम्हारे मॉडल में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, वो भी सर्कुलर मोशन में है, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में है, उसको भी अपनी एनर्जी का लॉस करना चाहिए, धीरे धीरे न्यूक्लियस में आके डूब जाना। लेकिन ऐसा होता, बोलो ऐसा क्यों? रदरफोर्ड इसका जवाब बोलो, हाँ या ना? This was one of the major drawback of Rutherford model. He was unable to explain why does an electron does not dip inside the nucleus. क्यों एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर डिप? He was unable to. वो समझा नहीं पाए। आगे चल के बोर आए, उन्होंने फोटो ना बदली, जिसको वो समझा ना पाए उसको वो समझा पाए। हेलो, बोर ने क्या कहा, मैं समझाऊंगा, लेकिन हां, बोर के मॉडल में देखने में कोई चेंज नहीं है। बोर के मॉडल में चेंज ये था, वो उस चीज को समझा पाए जिसे रदरफोर्ड समझा। इज दिस क्लियर? तो कॉपी में एक लाइन लिख लेना, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिख लिया था क्या? एक लाइन लिख लो। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन, he was unable to explain, he was unable to explain why does an electron does not dip inside the nucleus, does not dip inside the nucleus by following a spiral path. Does not dip inside the nucleus by following a spiral path. By following a, वो इसको समझा नहीं पाए। और उसके बाद उस सदी में दो सबसे बड़ी खोज होती है। एक खोज थी ईएम वेव की और एक खोज थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हेलो, थॉमसन का मॉडल आया, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, दो खोज और होती हैं। एक खोज था ईएम वेव और दूसरा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और फिर आता है बोर मॉडल। हेलो, अब ऐसा क्या हुआ जिसने बोर को कुछ सोचने पे मजबूर किया? उन दोनों खोज, उन दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग ईएम वेव। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग ईएम वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं आपसे कहता हूं वेव, क्या कहता हूं? वेव, तो अक्सर हमारे जहन में एक तस्वीर आती है और शायद अक्सर ऐसे लहर खाती हुई एक तस्वीर आती है। सच बताओ, ये वेव है? मात्र कि ये एक वेव है, क्या ऐसी और भी वेव हो सकती है? शायद इस वेव को कहते हैं साइनोसोइडल वेव, क्योंकि इसका जो ग्राफ था वो साइन के ग्राफ से मैच करता है। क्या आप सब मुझे बता सकते हो ये भी एक वेव है? क्या ये भी एक वेव है? ऐसा कोई भी आकृति, ऐसा कोई भी फिगर जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद चीजें रिपीट होती हैं, वही वेव है। बोलो, इस पॉइंट को देखो, यहां से लेकर यहां तक कोई भी पॉइंट का रिपीटिशन नहीं है, लेकिन इसके बाद एग्जैक्टली सेम रिपीटिशन होगा। बोलो हाँ या ना? जब भी कोई चीज में रिपीटिशन होने लगे,
आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, उसी का नाम है वेव। क्या नाम है? तो ये भी है वेव, ये भी है वेव, ये भी है वेव। ऐसे में न जाने कितने चित्र बना दो, सब हो सकते हैं वेव। लेकिन जब भी बोला जाता है वेव, अक्सर फोटो यही आती है, क्योंकि इसका नाम है साइनोसोडल वेव। ये शायद यही वाली एसी वाली वेव है। तो अक्सर यही पढ़ाया जाता है और यही हमारे दिमाग में, बेटा एक वेव है। अच्छा वेव है सर, हाँ या ना? जैसे वेव बोला तो मन में यही फोटो आती है, लेकिन दुनिया में केवल ऐसी वेव है ऐसा नहीं है। अगर कोई वेव है, क्या बोलो सनी, अगर कोई, और उसमें भी अगर वो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी उस वेव के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और आप सब ने ऐसा फिजिक्स में सुना होगा, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। ये क्या लिखा? पक्का? ऐसा समझाया जाता है, मान लो ये एक प्लेन है और ये भी एक, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पे है, और एक वेव ऐसी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, इसी का नाम है ईएम। हेलो? अगर इसे मैं कागज में बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे बनाऊंगा, मान लीजिए ये हमारे सामने एक प्लेन है और इस पर एक प्लेन ये है और इसके परपेंडिकुलर दूसरा, ये बोलो डन। ये जो आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको दो प्लेन है, एक इस वाले प्लेन में चित्र है, एक उस वाले प्लेन में, बोलो हाँ या ना? इसे क्या बोलते हैं? ईएम वेव। अब हम इतना कॉम्प्लेक्स चित्र नहीं बनाएंगे। मैं जब भी बोलूंगा वेव, क्या बोलूंगा? तो मेरे मन में हमेशा एक फोटो बन जाए, और मेरे मन में जो फोटो बनेगी वो हमेशा एक ही फोटो बनेगी, और ये वाली फोटो, और इसे मैं आज से कहा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, एक वेव। क्या बोलूंगा? जरा ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, इसे बोलूंगा एक वेव। क्या बोलूंगा? वन वेव। क्या बोलूंगा? चलेगा? अब समझना, क्या ये वेव है? ऐसा होता एक और, ऐसा होता एक और, एंड सो ऑन, बोलो हाँ या ना? इसे बोलूंगा वन वेव। क्या बोलूंगा? वेव है तो वेव का गुण होगा, इंसान है तो इंसान का, जानवर है तो जानवर का। वो कौन सा गुण है जो केवल वेव में है, इंसान में नहीं है? तो कहा जाता है एक गुण होता है जिसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। वेव हो गया आपका, वेव चैप्टर हो गया। क्या आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सुना है? क्या ये गुण केवल वेव में होता है? पार्टिकल कभी इंटरफेरेंस नहीं करते, इंटरफेरेंस वेव का ही होता है। और अगर वेव है तो वेव का वेवलेंथ होगा। अगर वेव है तो वेव का वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ। क्या ये हमारा वेव है? तो अगर मैं आपसे कहूं इस वेव की लंबाई बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट। टू नॉन रिपीटिंग, चलेगा? कि बीच की जो डिस्टेंस है वही है वेवलेंथ, और उसे कागज में लिखते हैं लैम्डा। बोलो डन? एक मिनट, एक मिनट, ये कोई मामूली वेव है कि ईएम वेव है? और आप जानते हो दुनिया की जितनी भी ईएम वेव है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रेज, एक्स रेज, वेव ग्रो, जितनी भी ईएम वेव है, दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ पक्का? एक मिनट, रेडियो वेव की एक्स रेज, गामा रे की वेव ग्योर, सबकी स्पीड कितनी? स्पीड ऑफ। ऑल ईएम वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सबकी स्पीड फिक्स है, वो कितनी है? सी। और आपने ऐसा सुना होगा, ऐसी ईएम वेव के लिए हमेशा हमेशा सही है सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा। सुना है क्या? सी बोले तो स्पीड ऑफ, न्यू बोले तो फ्रीक, लैम्डा बोले तो वेव। कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक लाइन लिखना, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स का ज्योमेट्रिकल फिगर, टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स का ज्योमेट्रिकल फिगर ही वेव है। टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स का ज्योमेट्रिकल फिगर ही वेव है। पॉइंट नंबर 2, EM wave have electric field and magnetic field. EM wave have electric field and magnetic field perpendicular to each other. Perpendicular to each other. ठीक है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ,
बोलो बोलो, स्पीड ऑफ लाइट। लिख लें, दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये सब के सब ट्रेवल करती हैं एक ही स्पीड से, और वो कौन सी स्पीड है? स्पीड ऑफ लाइट। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बना ले। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बना ले। और इसे हम बोला करेंगे प्यारे बच्चों एक वेव। इससे न्यूमेरिकल सोचना आसान होगा। जब भी मैं बोलूं एक वेव, आपके मन में फोटो आ जाए, एक वेव। चलेगा? हाँ ठीक है, वेव में क्रेस्ट भी होता है, वेव में ट्रफ भी होता है, वेव में एम्पलीट्यूड भी होता है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें किससे मतलब? उस पे आ रहे हैं। ठीक, ठीक है साहब। इसे हम बोलेंगे एक वेव। इसे हम बोलेंगे एक वेव। आ जाओ बोर्ड पे। अगर होगी वेव, अगर होगी तो क्या वेव की वेवलेंथ होगी? कोई बच्चा इस डायग्राम में फील करके मुझे वेवलेंथ क्या है बता सकता है? वेवलेंथ यानी एक वेव की, और कॉपी में पढ़ो, सर ने एक वेव क्या बोला? टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट, यानी टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, वही है वेव। चित्र में समझाओ ना सर। मान लो ये है एक वेव, क्या है? तो क्या मैं कह दूं यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वही वेवलेंथ? अरे बोलो, अगर ये है लेंथ, अगर ये है तो यूनिट भी होगी लेंथ की। अगर है एनर्जी तो यूनिट होगी, अगर है लेंथ तो यूनिट होगी। लेंथ की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, डेसीमीटर, नैनोमीटर। याद आया क्या? याद आया क्या? डेसी सेंटी होके मिली। कल बात हुई थी, नहीं याद किया? कंफर्म? कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट वेव लेंथ। डायग्राम बना देना बस। कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट वेव लेंथ। सर बोलेंगे वेव लेंथ का मतलब है एक वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा। और एक वेव में जब भी बोलूं आपके मन में फोटो बन जाए, एक वेव की लेंथ वही है वेव लेंथ। इसका यूनिट होगा मीटर, यूनिट होगा सेंटीमीटर, यूनिट होगा नैनोमीटर, यूनिट होगा एंगस्ट्रॉम। जिन बच्चों को नहीं याद, मैं याद दिला दूं, नैनो का मतलब है 10⁻⁹। अच्छा 9 है तो नैनो सही है न न, अरे नैनो 10⁻⁹, हाँ या ना? और एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10। चलेगा? नहीं चलेगा? लिख लीजिएगा। अच्छा, अगर कोई वेव है तो वेव का वेव लेंथ है, और अगर वेव का वेव लेंथ है तो क्या वेव नंबर भी है? क्या है? वेव नंबर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट वेव नंबर। हर वेव का अपना वेव नंबर भी होगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर। अरे वेव नंबर सुन क्या लग रहा है? वेव का, वेरी नाइस। वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। किससे करते हैं? किससे? अगर सर ने बोला वेव नंबर तो सुन के क्या लग रहा है? वेव का नहीं लग रहा है? अब एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बोर्ड पे आना। मान लो ये है एक लेंथ, क्या है? और इसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर मान लो, और मैंने ये मार्कर रखा मान लो, और इस मार्कर की लंबाई है लेट्स इमेजिन पल भर के लिए 10 सेंटीमीटर मान लो। तो मैं कितने मार्कर यहां रख पाऊंगा? कैसे बताया? डिवाइड क्या क्या? चलो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। मान लो इसकी लेंथ है 1 मीटर। कितनी है? 1। अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है, अगर इसकी लेंथ 1, तो मुझे बताओ अब अगर मुझे मार्कर रखना है तो कितने मार्कर रखूंगा? कैसे बता दिया? अच्छा सेंटीमीटर का। चलो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, कर ले क्या? मान लो, अरे मान लो यहां पे है एक वेव। कौन है? वेव की वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ। चलेगा? बोलो ऐसे कितनी वेव यहां आएंगी? कितने मार्कर आएंगे? 1/10। 1 बाई, यही कर रहे थे ना? कितने मार्कर आएंगे? 100/10। अगर मीटर में था तो आपने 1/10 सेंटीमीटर को भी तो मीटर में कन्वर्ट किया। तो अगर मैं पूछूं कितने वेव आएंगे? 1/, तो अगर मैं कहूं व्हाट इज वेव नंबर, वेव का नंबर इन अ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने वेव आएंगे, यही उसका वेव नंबर क्या है? पक्का? लिखो एक लाइन, इट इज द नंबर ऑफ वेव, इट इज द नंबर ऑफ वेव, इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन, एक मिनट बच्चे, इट इज द
नंबर ऑफ वेव, इसका रदरफोर्ड का एक न्यूमेरिकल बच्चा था अभी ना, इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन आपको बोलना है प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। ऑलराइट, तो एक यूनिट लेंथ में कितने वेव है इसे ही बोला वेव नंबर, यानी न्यू बार का फॉर्मूला बोले बच्चा 1/λ। क्लियर है, बन गया फॉर्मूला 1/λ। ठीक है साहब, लिखिएगा अगला टर्म, लिखिएगा अगला टर्म। अगर कोई वेव है तो वेव का वेवलेंथ है, वेव का वेव नंबर है, अगर कोई वेव है तो वेव की स्पीड है, हाँ या ना। हम किसी मामूली वेव की बात कर रहे हैं कि ईएम वेव, और दुनिया के हर ईएम वेव की स्पीड, यानी मैं कह दूं दुनिया का हर ईएम वेव एक ही स्पीड से मूव करेगा सी, और हर वेव के लिए एक नंबर फिक्स होगा सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा। पक्का, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सर ये भी तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा। यार सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लिखते चलो लिखते चलो, स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा तो सर ने अभी बताया वेव लेंथ, वेव की लेंथ। और सर ये न्यू क्या है, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बताता हूं। लैम्डा बोले तो वेव लेंथ, न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी बोलूं तो क्या लैम्डा बता दोगे? हा? अगर मैं लैम्डा बोलूं तो क्या, कैसे बताओगे? मान लो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी है इतनी, तो लैम्डा बताओ। पक्का, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों डायरेक्टली इनवर्सली। क्या आप ये कहना चाहते हो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रपोज लैम्डा? आपका कि मेरा? लाइट का कि ईएम वेव का? क्या दुनिया की हर ईएम वेव लाइट है? हर ईएम वेव लाइट है? अरे ईएम वेव के न जाने कितने प्रकार है मेरे भाई, अभी आने वाला हूं। रेडियो वेव है, रेडियो वेव लाइट है, बट रेडियो वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट होना अलग बात है, लाइट की स्पीड होना। पक्का, अगर वो ईएम वेव है तो उसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा, उसका अपना लैम्डा होगा, और दोनों इनवर्सली होगा। फ्रीक्वेंसी होगा ज्यादा तो लैम्डा होगा कम, लैम्डा होगा ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी होगा। डन। सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लिखिएगा नेक्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी। मान लो आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, मान लो, और रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आएगी, बस। अरे है, मान लो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती है, मान लो। अच्छा मान लो दो स्टेशन है, मान लो एक स्टेशन ए और एक स्टेशन है, मान लो ए स्टेशन पे हर एक मिनट में, ए स्टेशन पर हर एक मिनट में एक ट्रेन आती है। क्लियर? और बी स्टेशन पर हर 5 मिनट में एक ट्रेन आती है। ए पर कितनी ट्रेन? अरे मान लो मेट्रो है यार, 1 मिनट में एक ट्रेन, और यहां पर किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? कैसे बता दिया? मतलब ये आपके जहन में है फ्रीक्वेंसी है क्या, बस वो बोर्ड में लिख दे तो मास्टर पढ़ा रहा है तो बेकार हो गया है। फ्रीक्वेंसी तो आपके जहन में है ना। मैंने आपसे पूछा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आपने तुरंत कहा सर ए वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? पर यूनिट टाइम में कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, हाँ या ना। अब वेव में आ जाओ, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पे वेव गई खट 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 5 बार, और बी पे गई 3 बार। विच इज मोर फ्रीक्वेंट? ए। यानी पर यूनिट टाइम में कितनी वेव पास हो रही है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, वेव लेंथ होगा ज्यादा, लंबाई होगा तो ज्यादा पास होगी कम पास होगी? अरे स्पीड तो सबकी फिक्स है, तो वेवलेंथ होगा ज्यादा तो पास होगी कम, तो फ्रीक्वेंसी होगी कम। तभी तो सर कहते थे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों इनवर्सली है। लैम्डा ज्यादा हो गया, लंबाई ज्यादा हो गई, तो पास तो कम होगी ना, क्योंकि स्पीड तो सबकी। नहीं समझे? एक ट्रेन बहुत बड़ी है 3 किलोमीटर की, एक ट्रेन छोटी सी है बस जैसी, दोनों की स्पीड सेम है, तो कौन जल्दी जल्दी पास होगी? वही तो बात हो रही है भाई। अरे हाँ या ना। तो कोई मुझसे पूछे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एक लाइन लिखो, इट इज नंबर ऑफ वेव, इट इज नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इट इज नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में
कितनी वेव पास हो रही है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सारी बातों की एक बात, क्या दुनिया में जितनी भी ईएम वेव है सबकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट है? बोलो ना, बोर्ड पे आना जरा सब लोग। क्या सबको विबग्योर के बारे में पता है? क्या ये पता है विबग्योर ऐसे ईएम वेव है जिनको हमारी आंखें देख ऐसे न जाने और भी कितनी ईएम? पक्का? विबग्योर में वी का मतलब, आर का मतलब, क्या मुझे वॉलेट का वेवलेंथ याद है? जिनको नहीं याद बता दो, लगभग 400 नैनोमीटर। ये होता है लगभग 700 नैनोमीटर। तो जैसे जैसे मैं विबग्योर की तरफ जा रहा हूं वैसे वैसे लैम्डा बढ़ रहा घट रहा? हाँ, क्या लैम्डा बढ़ रहा है? तो क्या मैं कह दूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे लैम्डा बढ़ रहा है? अगर लैम्डा बढ़ रहा मेरे बच्चों तो बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही घट रही? ये है ऑर्डर ऑफ लैम्डा, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलेगा? हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, मात्र एक बार सवाल आया था इसलिए वो रटवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, कैसे सुनिएगा। वी के इधर है यूवी, वी के इधर है आर के उधर है आई आर। क्या बोला सर ने? वी के इधर है आर के उधर है, यूवी का मतलब, आई आर का मतलब। चलेगा? अच्छा, अब वी के इधर है, एबीसीडी याद है? यू की बात क्या आता है? याद कर लो मन में, एबीसीडी अब ये याद आ रहा है क्या? वी के इधर है यू वी, उसके बाद है एक्स वाई जेड, उसके बाद है नहीं चलेगा। अब जेड वेव होती नहीं है, वाई मतलब गामा, गामा को मैं वाई बोल रहा हूं, चलेगा? याद हो जाएगा। सबसे पहले कौन है? विबग्योर। 400 से वी के इधर है, उसके बाद एक्स वाई। अब जेड अभी खोज रही, आप खोज कर लेना, चलेगा? अरे चलेगा। अब इधर आओ जरा, आई आर। मान लो आपको मैंने दिया 5,000 रुपए, कितने दिए? मान लो, और मैंने कहा दिवाली में आपको अपनी मदर के लिए गिफ्ट लेना है। क्या लेना है? गिफ्ट। चलेगा? अब आपके पास दो ऑप्शन थे, एक रेडियो था और एक माइक्रोवेव था। एक रेडियो था और एक, और दोनों कीमत 5,000 है। आप क्या खरीदोगे? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा यूज का है, क्योंकि वो आपकी मदर को ज्यादा हेल्प करेगा। यानी आप इस बात को मानते हैं कि माइक्रोवेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेडियो वेव। अरे बोलो यार, नहीं समझे? देखो आपको याद हो गया, एक बोला मैंने विबग्योर, क्या बोला? वी के इधर है, एक्स वाई जेड, जेड है नहीं, चलेगा? उसके बाद माइक्रोवेव रेडियो वेव में कौन ज्यादा जरूरी है? तो अगला नंबर है माइक्रोवेव, उसके बाद है रेडियो वेव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। क्या सबको याद हो गया? तो उन्होंने एक सवाल दिया था, 4 ऑप्शन थे और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। याद होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और नीचे लिख देना ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और नीचे लिख देना ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब एक बच्चा जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है वो कहेगा सर चलो ठीक है आपने याद करा दिया, इस पे सवाल कैसे बनती है भी तो बताओ। सिंपल से सवाल बनते हैं, वो आपको न्यू देगा, आपसे लैम्डा पूछेगा, लैम्डा देगा, न्यू पूछेगा। एनसीईआरटी में एक सवाल है, 2 सवाल है, एक सवाल विविध भारती वाला है, वो आपके एग्जाम में डिक्टो सेम आया हुआ है। चलेगा? कुछ नहीं करना, सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। दे दो कुछ एक सवाल, देता हूं अभी एक टॉपिक पढ़ाने के बाद। अब ये जो चीज है इसको बोलते हैं ईएम वेव। देखा जाए तो मैंने बस एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा, और एक दूसरा बताया न्यू बार बराबर 1 बाय लैम्डा। अरे याद हो गया? एक बार बताओ जल्दी सब लोग। सी का मतलब स्पीड ऑफ, न्यू का मतलब फ्रीक, लैम्डा का मतलब वेव। याद हुआ? न्यू बार का मतलब वेव, वेव नंबर का फॉर्मूला बोलो 1 बाय लैम्डा। पता तो न्यू बार पता, न्यू बार पता तो लैम्डा पता, लैम्डा पता तो फ्रीक्वेंसी पता, एंड सो ऑन। अभी खेलेंगे यार, चलेगा? जब ईएम वेव की खोज हुई उसी जमाने एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था प्लैंक्स। क्या नाम था? और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, और वो जो थ्योरी थी उस थ्योरी का नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। व्हाट ही सेड, ध्यान सुनिएगा। इसको लिख लिया क्या? ये ऑर्डर याद रहेगा? एक बार मुझे बता दो, माइक्रोवेव और एक्सरेज में किसका लैम्डा ज्यादा?
क्या बात है? रेडियो वेव और गामा रेज में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? क्या बात है? विबग्योर में वायलेट और रेड में किसका वेवलेंथ ज्यादा? क्या बात है? किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा? कर लोगे छुटपुटी सवाल? आगे लाइमन बामर में भी काम आएगा, चलेगा। अभी फिलहाल अब ईएम वेव तो होता है, ठीक है। उस जमाने में एक थ्योरी आई जिसका नाम था प्लैंक्स थ्योरी। वो कहते थे, एक छोटा सा प्रयोग समझिएगा, अगर एक पार्टिकल है, अगर एक, अच्छा उस जमाने में न्यूटन साहब थे, और न्यूटन तो आपको पता ही उस जमाने में भगवान हुआ करते थे, आज भी है, हाँ या ना? नहीं समझे? न्यूटन आज भी है, लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि न्यूटन की फिजिक्स गलत साबित हो चुकी है, लेकिन तब भी आज है, हाँ या ना? तो उस जमाने में तो अलग ही बात थी। अब न्यूटन साहब थे, वो क्या कहते थे, अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई, तो वो कहते थे पार्टिकल ही एक चीज है जो पार्टिकल को एनर्जी दे सकती है। अगर ये पार्टिकल है तो मैं इस पे टॉर्च फेंकू, खटखट खट, कुछ होने वाला। वो कहते थे अगर मुझे इस पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करना है तो मुझे कोई पार्टिकल से इस पे स्ट्राइक कराना। ओनली अ पार्टिकल कैन ट्रांसफर एनर्जी टू अनदर पार्टिकल, चलेगा। एंड अ वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी टू अ वेव। उस जमाने में एक प्रयोग और हुआ, और उस प्रयोग का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाते हैं फिजिक्स में। मैं बस इतना बता रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, कॉपी में लिखना नहीं है, बस सुनना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने ये सोचने पे मजबूर किया कि हम जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़ा समझना। लोगों ने लिया एक मेटल, क्या लिया, क्या लिया? मेटल समझते हो? क्या लिया? लो मेटल। अब उसको धूप दिखाओ, दिखाए धूप। अब इसमें जैसे ही धूप पड़ती थी, आपको पता हो धूप में भी ईएम वेव है, बोलो ना यार। जैसे इस पे धूप पड़ती थी, इसका पूरा सर्किट कनेक्शन किया था, और जैसे सर्किट कनेक्शन किया था, यहां पे बल्ब लगाया था, धूप पड़ती थी और देखते थे यहां कौन जल रहा था, बल्ब। नहीं समझे? धूप से जल गया बल्ब, धूप से जल गया। हेलो, लोगों ने सोचा ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? अगर बल्ब जला है तो जरूर बिजली दौड़ी है, हाँ? और बिजली तभी दौड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन आया होगा, और इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो एक, और अगर पार्टिकल आया है तो पार्टिकल को किसी ने निकाला है, और अगर पार्टिकल किसी ने निकाला है तो जरूर आने वाला भी पार्टिकल है, मगर गिरने वाला तो वेव है। फिर पार्टिकल कैसे निकला है? अरे बोलो ना। मन में सवाल, सवालों के जवाब। साइंटिस्ट आए प्लैंक्स, उन्होंने बोला क्योंकि, क्या बोला, क्या बोला? जिसे तुम वेव कहते हो वो पूर्ण रूप से वेव नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो पार्टिकल के जैसा है, और उसका नाम रखा क्वांटम। क्या नाम रखा? सुना होगा। क्वांटम इज द सिंगुलर फॉर्म, क्वांटा इज द प्लूरल फॉर्म। हेलो, उन्होंने कहा उस रेडिएशन के अंदर कुछ ऐसा है जो पार्टिकल के जैसा है, और यही कारण है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहा है, उसका नाम रखा था क्वांटम। और उन्होंने कहा वेव वेव तो है, वेव वेव तो, मगर उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है, और उस थ्योरी का नाम था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ ईएम वेव। हेलो, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और यहीं से शब्द चुराया क्वांटम, और आगे चल के एक मॉडल आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम किसी ने बहुत पहले ही कह दिया था। हेलो, प्लैंक साहब ने कहा क्या, एक लाइन लिख लो। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, दिस थ्योरी explains that EM wave is having dual nature, is having dual nature। ये थ्योरी कहती है इंसान तो इंसान है, मगर सम टाइम बिहेव लाइक, अरे यही तो है। दिस थ्योरी सेज EM wave is having dual nature। क्या वेव है तो वेव तो है, मगर उसके अंदर पार्टिकल के जैसा भी गुण है। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, every EM wave must carry energy carrying packets, must carry
एनर्जी कैरिंग पैकेट्स मस्ट कैरी एनर्जी कैरिंग पैकेट्स नोन एज, और उसका क्या नाम रखा? क्वांटम, नोन एज क्वांटम। लेकिन अगर कभी वो रेडिएशन विजिबल थे, मतलब विबग्योर थे, मतलब जिन्हें हमारी आंखें देख पाती थी, उन रेडिएशंस के लिए उन क्वांटम का नाम रखा गया फोटोन। तो क्या मैं कह दूं फोटोन भी क्वांटम ही है? माइक्रोवेव है तो क्वांटम, रेडियो वेव है तो क्वांटम, गामा रेज है तो क्वांटम, विबग्योर है तो फोटोन। हेलो, लोगों ने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, आप कहते हो डुअल नेचर है, बोले हाँ। आप कहते हो वेव है, बोले हाँ। आप कहते हो पार्टिकल के जैसा भी है, बोले हाँ। बोले कैसे? बोले ऐसे, मान लो ये है वेव, एक वेव, मान लो ये है वेव, मान लो ये है वेव, तो क्या इसके अंदर वेव के गुण होंगे? क्या इसका वेवलेंथ होगा? क्या इसका वेव नंबर होगा? क्या इसका फ्रीक्वेंसी होगा? हाँ, ये सब तो होगा, मगर इस वेव के अंदर उन्होंने कहा एक एनर्जी कैरिंग पैकेट है, एक लिफाफा है। क्या है ये? क्या है ये? मैं इसे बोलूंगा एनवलप, मैं इसे बोलूंगा लिफाफा। उन्होंने कहा एक वेव में एक लिफाफा, एक वेव में, दो वेव में चलेगा। उन्होंने कहा इस एक वेव के अंदर एक एनर्जी कैरिंग पैकेट्स है, जिसको मैं क्वांटम कहता हूं, जिसको मैं फोटोन कहता हूं, और ये लिफाफा जैसे ही कहीं पे पार्टिकल में टकराता है, लिफाफा खुल, एनर्जी मिल। इस लिफाफे के साथ सिस्टम है, एक बार खुलेगा तो पूरा ही बटेगा। क्या है सिस्टम? आधा बचने का नियम। अगर इस फोटोन के पास एनर्जी है 5 जूल, कितनी है? अच्छा, फोटोन वाज एनर्जी कैरिंग पैकेट्स हैविंग बिहेवियर सिमिलर टू अ पार्टिकल, तो ये पार्टिकल से टकराएगा, उसको एनर्जी दे। हेलो, और अगर इसकी एनर्जी है 10 जूल, कितनी है? तो जैसे ये पार्टिकल से टकराएगा, उसको 9 देगा, 8 देगा, पूरा 10, लिफाफा खुलेगा, पूरा मिलेगा, चलेगा। बचने का सिस्टम, बचने का सिस्टम। और लोगों ने उनसे पूछा सर एक बात बताओ, ये जो ईएम वेव है, इसके अंदर जो एनर्जी है बिकॉज ऑफ फोटोन है, तो ये जो फोटोन है एक ही है कि बहुत सारे? बोले जितनी है वेव उतने है फोटोन। क्या बोले? जितनी है उतने हैं। तो लोगों ने कहा क्या इस वेव की अपनी एनर्जी होगी? बोले यस। बोले क्या इस वेव की एनर्जी इसके कारण होगी? बोले यस। तो एक वेव में कितने फोटोन? तो इसकी एनर्जी एक फोटोन कारण होगी। उन्होंने अपने मैथमेटिकल डेरिवेशन किए और उन्होंने कहा किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उस ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली। हेलो, किसकी एनर्जी बोलेंगे? किसकी एनर्जी? ईएम वेव की एनर्जी किसके कारण है? एक वेव एक फोटोन, एक वेव एक फोटोन, और एक फोटोन की जो एनर्जी है क्या उस ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? कितनी वेव एक यूनिट टाइम में पास हो रही है। उन्होंने कहा जितनी ज्यादा पास होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जितना वेवलेंथ कम होगा उसके अंदर एनर्जी उतनी। क्या रिलेट कर पा रहे हो? उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, और आप सबने सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और यहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम क्या रखेंगे? न्यूटन कांस्टेंट, क्या आइंस्टीन कांस्टेंट? अरे जो नाम है वही रखेंगे। वो भी चाहते दुनिया हमें याद रखे, हाँ या ना? और एक फॉर्मूला दुनिया के सामने आया, एनर्जी ई बराबर है इनटू न्यू। पूरी क्लास ये किसकी एनर्जी का फॉर्मूला है? फोटॉन। फिर से, ये किसकी एनर्जी का फॉर्मूला है? एक फोटोन की दो फोटोन, एक फोटोन, एक वेव एक फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है इतनी, तो दो फोटोन की इनटू दो, तीन फोटोन की, चार फोटोन की, एन फोटोन की, एक मोल फोटोन की। एक मोल नहीं सुना है क्या? एक मोल नहीं सुना है यार? केमिस्ट्री के बच्चे एक मोल नहीं सुने? हाँ ठीक है, मैं आते फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ये बात अलग है, लेकिन हूं तो केमिस्ट्री वाला ना यार। मोल तो सुना होगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मतलब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ फोटोन बोलूंगा तो आप एनर्जी निकाल लोगे। पक्का? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ई इक्वल टू एच इंटू न्यू। एक फोटोन की एनर्जी, उस जमाने में यह पता चल गया था कि वेव का डुअल नेचर होता है। वो वेव तो है ही, मौका आने पे पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है, और कारण था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वो दुनिया थी जब लोग रील्स नहीं देखा करते थे।
ये वो दुनिया थी जब लोग नई नई चीज खोजा करते थे, सोचा करते थे। अब तो बस बस देखा करते हैं ना, है? तो ये वो दुनिया थी, राइट? उन्होंने कहा एनर्जी, हाँ, इन्होंने कहा एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये है क्या? याद रखना, एक फोटोन की एनर्जी। अब ढेर सारे फॉर्मूले आएंगे, उसको याद करेंगे। बढ़ू आगे? अरे बढ़ू क्या? अगर मैं एन फोटोन की एनर्जी निकालू तो बोलो अब एन फोटोन की एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ई बराबर एन इंटू एच इंटू न्यू। लिखते चले, लिखते चले। सर ये है क्या एनर्जी? सर किसकी? एन फोटोन की। बच्चों एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, यार फोर्स के फॉर्मूले से क्या निकालते हो? अच्छा अच्छा, फॉर्मूला है फोर्स का, मगर निकालते हो तीनों हो। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है? अच्छा किसकी एनर्जी का? अच्छा एन फोटोन की एक फोटोन। अच्छा एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला एच इंटू, तो बताओ इस फॉर्मूले से क्या निकालोगे? एनर्जी भी निकाल लेंगे, नंबर भी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। एच तो कांस्टेंट है। क्या आपको एच की वैल्यू पता है? लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट एच, जिसे कहा जाता, लिखते चले, लिखते चले बच्चों, जिसे कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। आओ थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लेते हैं। आओ जरा, मैंने आपके सामने लिखा एनर्जी ई बराबर एच इंटू न्यू। एनर्जी की यूनिट क्या है? पक्का? एनर्जी जूल पर सेकंड है क्या ना? जूल। और एच का यूनिट मुझे पता करना है, और ये फ्रीक्वेंसी है, राइट? राइट। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप जानते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज यानी पर सेकंड। तो क्या यहां 1/सेकंड लिखा है? तो जरा मुझे बताओ एच की यूनिट क्या होगी? जूल सेकंड की जूल पर सेकंड? जूल। तो लिख रहे हैं ना 6.626 इंटू 10 को माइनस 34 जूल सेकंड। ऑलराइट, ये था एच, ये था प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये अपने आप में कांस्टेंट था। आप एनर्जी निकालोगे, एन निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालोगे, एच नहीं, एच हमें याद करना पड़े। बोलो डन। यार अगर एक मोल फोटोन का पूछूं तो? एक एप्पल की कीमत है 5 रुपए, तो 10 एप्पल की कीमत कैसे बताया? एक फोटोन की एनर्जी है 1 जूल, तो 2 फोटोन की 2 जूल, 10 फोटोन की, एक मोल फोटोन की। चलो ठीक है, एक एप्पल की कीमत है 1 रुपए, मान लो एक एप्पल कीमत है कितनी? सस्ता चल रहा है, मान लो एक एप्पल कीमत है 2 एप्पल, 3 एप्पल, पक्का? 1 दर्जन एप्पल है? क्यों आपने 12 क्यों बोला? 1 दर्जन रुपए क्यों नहीं बोले? अच्छा आपको पता था दर्जन क्या होता है, राइट? भाई एक एप्पल 1 रुपए, 2 एप्पल 2 रुपए, 3 एप्पल 3 रुपए, तो 1 दर्जन एप्पल 1 दर्जन रुपए होनी चाहिए ना? लेकिन आपने दर्जन की वैल्यू अपने से रखी ना। तो जब मैं कह रहा हूं एक मोल, तो एक मोल की वैल्यू रखोगे ना। और एक मोल कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, एक मोल, क्या बोला सर ने? एक 6.022 इंटू 10 की पावर 20 है। ये बड़ा नंबर है कि छोटा है? कितना बड़ा? अच्छा एक मिनट, हजार समझते हो आप? हजार समझते हो क्या? हजार यानी 10 की पावर, यानी इसको लिख दू 1 2 3, 10 की पावर 3, 1 2 3, डन। ये है 10 की पावर 20, इससे ले लो 3 उधार, उधार 6022 इंटू 10 की पावर 20, डन डन डन। देखो 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 देखो, 6022, कितने जीरो? कितने जीरो? लगाओ ना दिमाग यार, कितने जीरो? पक्का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ज्यादा हो गए क्या? अब एक बार गिनती गिन लेते हैं। बोलो, इकाई दहाई आती है? यूनिट टेंस हिंदी आती है? इंग्लिश? इकाई दहाई, इकाई, आपकी तरफ देख नहीं रहा, पता मुझे, आधे चुप हो जाते हैं यहाँ पे, आधे यहां चुप हो जाते हैं, आधे यहां हो जाते हैं, कुछ जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं यहां तक हो जाते हैं, यहां तक तो सन्नाटा छा जाता है। नहीं समझे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख कहते कहते भी इतना नंबर नहीं आपने सीखा कि आप इस पूरे नंबर को यहां तक गिन पाओ।
नाउ जस्ट टेल मी, मोल इज अ नंबर, स्मॉल और अ बिग नंबर, और कितना बड़ा है? उंगलियों पे गिना जाना। कहना आसान है 1 मोल, कहना आसान है, अगर वही गिनने बैठे लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, शायद उसकी कोई गिनती नहीं। तो जब आप कहते हो 1 मोल फोटोन, क्या कहते हो? 1 मोल फोटोन, यानी बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हो। इट्स सच अ ह्यूज नंबर। जब आप 1 मोल को मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 मोल, यानी जिसे मैं कह दूं Na का मतलब है अवोगाड्रो नंबर। ये वही है जैसे आप जानते हैं क्या, 6.022 into 10 की पावर 23 Na into h कह दो, चलेगा? लिखते चले। यार ये बताओ, ये एनर्जी फोटोन की है कि आपकी है? अच्छा, क्या फोटोन ईएम वेव में है? फोटोन ईएम वेव में है ना? और अगर फोटोन ईएम वेव में है तो क्या ईएम वेव के लिए C बराबर न्यू इनटू लैम्डा सही है? C बराबर न्यू इनटू, ये दुनिया में हर वेव के लिए ओनली फॉर ईएम वेव, ओनली फॉर। तो जहां जहां न्यू है, क्या वहां वहां मैं लिख सकता हूं C बाई लैम्डा? तो क्या मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा? अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लिखते चले। एनर्जी का फॉर्मूला है HC बाई लैम्डा। मेरा सवाल यह है, HC बाई लैम्डा किसकी एनर्जी है? जवाब देते रहना प्लीज। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में दिमाग नहीं लगाना, मैं पहले कह रहा हूं। फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। दिमाग लगाने इलेक्ट्रो है, दिमाग के लिए आयनिक है, दिमाग के लिए काइनेटिक सॉल्यूशन है। इसमें एक ही काम करना है, फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला जल्दी याद होने वाला, उसी में जोड़ करना है, उसी में जोड़ लगाना है। चलेगा? बोलेंगे क्या एनर्जी का फॉर्मूला HC बाई लैम्डा याद है? क्या एनर्जी का फॉर्मूला H इंटू न्यू याद है? HC बाई लैम्डा एक फोटोन की एनर्जी है कि 2? 2 बोलूंगा तो इंटू 2, 3 बोलूंगा इंटू 3, n बोलूंगा इंटू n। चलेगा? एनर्जी के फॉर्मूले से केवल एनर्जी नहीं निकलेगा, बाकी सब भी निकाला जा सकता है। अब जब हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे? बढ़ू आगे। जब हम करेंगे सवाल तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन मैंने आपसे पूछा एनर्जी, क्या पूछा? तो बच्चा क्या करेगा? अच्छा सर एनर्जी पूछ रहे हैं, सर हमें लैम्डा देंगे, तो मैं यहाँ H लिखूंगा, यहाँ C लिखूंगा, यहाँ लैम्डा लिखूंगा, H की वैल्यू लिखूंगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34, 3 लिखूंगा दिस, बोलो हाँ या ना, और करूंगा मल्टी। अब बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या फिक्स होगा कि बार बार बदलेगा? जब बार बार फिक्स है तो क्यों ना मैं उसे याद कर लूं, क्यों ना मैं उसे, जब बार बार वही आना है तो याद कर लेते हैं ना। तो जब भी हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे? तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला होगा 2 इंटू 10 की पावर -25 बट लैम्डा इन मीटर। इससे एनर्जी आएगी जूल में। किस में आएगी? अब थोड़ा दिमाग लगाना, सर ने यहां पे एक फोटोन की एनर्जी लिखी है कि n फोटोन की, हाँ? और n फोटोन होगा तो 3 होगा तो 1 मोल होगा तो 1 मोल होगा तो 1 Na, 1 नहीं है ना? चलेगा? नहीं चलेगा? अब मुझे बताना, अच्छा एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है क्या? अच्छा एनर्जी यूनिट ईवी भी होती है क्या? अच्छा ईवी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 1 ईवी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है क्या? तो अगर सर बोलेंगे ईवी में निकालो, तो इससे डिवाइड कर दोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर विश्वास उठ जाएगा। तो क्यों ना एक और फॉर्मूला बना ले, अगर सर पूछेंगे ईवी में, किस में पूछेंगे? किस में पूछेंगे? तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होगा 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। चलेगा? अच्छा याद करना कितना आसान। अच्छा आपने गाना सुना होगा 1 2 का 4, 4 2 का माय नेम इज, 1 2 का 4 नहीं समझे? भूलेगा ही नहीं भाई साहब, 1 2 का 4 12400, या कह दो 1 2 का 400, हाँ या ना? हाँ, एक शर्त है, ये फोटोन की एनर्जी है जो कि ईएम वेव के अंदर है, ये एक फोटोन की एनर्जी है। प्रश्न बोलेगा n फोटोन, तो मुझे यहां n लिखना पड़े। इसमें शर्त है लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना, इसमें शर्त है मीटर में होना, सब होगा एसआई यूनिट तभी तो आएगा एसआई यूनिट। यहां पे एंगस्ट्रॉम है तो आंसर आएगा ईवी में। अच्छा कभी कभी जो सवाल है वो लैम्डा देगा नैनोमीटर में, किसमें देगा? किसमें देगा? नैनो का मतलब 10 की पावर, नैनो नौ नौ नैनो नौ, नहीं याद हुआ आपको? 10 की पावर -9, बोलो हाँ या ना? अगर लैम्डा नैनोमीटर में देगा तो क्या उसे मीटर बना लूंगा? क्या ये जूल निकाल लूंगा? लेकिन मान लो सवाल में लैम्डा बोला नैनोमीटर में, किसे बोला? और आपसे एनर्जी पूछ रहा है ईवी में, किसे पूछ रहा है? तो क्या करोगे? बना लोगे क्या? कुछ बना लेते हैं, कुछ बन जाते हैं। तो आप ना परेशान हो, इसलिए काम करना है आपको, यहां लिखना 1240। क्या लिखना? 12, नहीं समझे?
अरे नहीं समझे, यहां कह दूं मैं 1240, अरे हाँ या ना, एंगस्ट्रॉम में है तो 00, नैनोमीटर में है तो 10, और ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी ईवी में। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला। सर इसमें केमिस्ट्री कहां है? तो प्यारे बच्चों आओ समेटते हैं सारे फॉर्मूले और करते हैं ढेर सारे सवाल। बैक टू बैक फॉर्मूले याद होने चाहिए और हर बच्चे को कोशिश करना फॉर्मूले याद करने की, राइट? कोशिश करना, याद मैं करवाऊंगा। लिख लिया होगा? चलिए सबसे पहले बताओ, क्या ईएम वेव में फोटोन होता है? लिख नहीं पाए क्या अभी? सॉरी बेटा, अच्छा बच्चा कह रहा है इसमें भी डब्बा बना दो, लो इसमें भी डब्बा बना दो, लो वो तो आपके ऊपर है ना। ठीक है, लिख लिया होगा सबने। चलिए साहब याद करते हैं, जवाब देना है। अगर कोई ईएम वेव है, बोर्ड पे आइए, अगर कोई ईएम, तो क्या उसके अंदर फोटोन है? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी ई बराबर एच इंटू न्यू या एच सी बाई लैम्डा। ये है एक फोटोन की एनर्जी जो एक वेव के अंदर मौजूद है। एक वेव, एक फोटोन, एनर्जी ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। एन फोटोन है तो एन इंटू एच सी बाई लैम्डा। चलेगा? जूल में बोला तो 2 इंटू 10 की पावर -25, ईवी में बोला तो 12,400, और अगर कभी भी लैम्डा नैनोमीटर में है तो 1240। भूलना नहीं है, 1 2 का 400। चलेगा? दे दो सवाल, लिखिएगा पहला सवाल, कैलकुलेट। अच्छा एक मिनट, सवाल देने के पहले एक चीज मुझे बता दो, क्या क्या सवाल बन सकते, सोच पाओगे क्या? देखो यार, एक होता है थ्योरी पढ़ना और एक होता है न्यूमेरिकल पढ़ना। हम हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। कैसी? बच्चे को हमेशा सोचना होता है कि इसमें सवाल कैसा बनेगा। जब तक आपका दिमाग ये सोच पा रहा है ना, तब तक आप एक सवाल में 10 सवाल सीखेंगे, और जब तक आप ये सोचेंगे ये लिखा, ये मैं लिख लूं, तो फिर आप सवाल के हिसाब से सोचेंगे। आपको सोचना क्या है, इस पे क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है कि सर ये देंगे, ये पूछेंगे। दूसरा सवाल हो सकता है सर फ्रीक्वेंसी देंगे और ये पूछेंगे, या सर हो सकता है एनर्जी देके लैम्डा पूछे, या हो सकता है सर एनर्जी देके लैम्डा देके एन पूछे। बोलो ना यार, हाँ या ना? आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये तो समझ में आ चुका होगा। आप सबका ध्यान एक बार एक छोटे से पॉइंट पे और चाहिए, क्या एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बोलो। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं x प्रोपोर्शनल टू y, क्या लिख दूं? इसका क्या मतलब है? ये बढ़ेगा तो क्या मैं एक रेशियो का फॉर्मूला बना सकता हूं? x1 बाई x2 बराबर y1 बाई, कंफर्म? अच्छा एक फॉर्मूला अब बना के बताना आप। मान लो x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई y है, अब बनाओ x1 बाई x2 बराबर y2 बाई 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। डन है? अच्छा अब बनाना x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, बनाओ फॉर्मूला x1 बाई x2 बराबर y1 बाई y2 का होल स्क्वायर। डन है? अगर मैं आपसे डिक्टो ऐसा ही फॉर्मूला यहां बनाने को बोलूं, बना लोगे? ई लैम्डा के इनवर्सली या डायरेक्टली? कैसा बनेगा फॉर्मूला बोलो? E1 बाई E2 बराबर लैम्डा 2 बाई, कंफर्म? लिखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला एक और लिख लो, E1 बाई E2 बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अरे हाँ या ना? सर सवाल कैसे दोगे? लैम्डा 1 बोलूंगा, लैम्डा 2 बोलूंगा, E1 बोल के E2 पूछूंगा। 3 नोन होंगे, एक अननोन होगा। E1 बाई E2 बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अच्छा फिजिक्स में आप लोग पावर पढ़ते हैं क्या? हाँ? अच्छा जो पावर होता है, क्या पावर का फॉर्मूला सबको याद है? पावर जिसे हम कई बार पी से लिखते हैं, पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। आओ थोड़ा फील करते हैं। मान लो सर ने बोला पावर है 100 वॉट, कितना है? इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है? 100 वॉट का मतलब है कि 1 सेकंड में 100 जूल। यानी मैं जब भी पावर बोलूंगा तो आपने हमेशा टाइम मान लिया सेकंड में। किस मान लिया? तो अगर टाइम आपने माना 1 सेकंड, कितना माना? जो पावर है वही, जो एनर्जी है वही। मान लो मैंने आपको बोला सवाल में एक बल्ब है, क्या है? और बल्ब का पावर है 100 वॉट, कितना है? तो क्या आप उससे एनर्जी निकाल लोगे?
क्या एनर्जी से लैम्डा निकाल लोगे? क्यों? एनर्जी E बराबर hc बाई एनर्जी मिल के लैम्डा जाएगा। क्या एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे? पक्का? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। हाँ, एक शर्त है, टाइम सेकंड में होना चाहिए, जिससे मैं कह सकता हूं एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है साहब, ये भी फिजिक्स में पढ़ा है। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, चलेगा? अच्छा बताओ, अगर कोई बल्ब है तो क्या बल्ब से लाइट निकलती है? अच्छा, वो जो लाइट है वो ईएम वेव है? क्या ये ईएम वेव है? अच्छा, जो ईएम वेव है क्या इसमें फोटोन है? अच्छा, एक फोटोन है कि एक से ज्यादा? अच्छा, वेव है कई सारी तो फोटोन भी। अच्छा, कई सारे फोटोन है तो एनर्जी निकाल लोगे? मान लो मैं कह दूं इस बल्ब की एनर्जी है 100 जूल, कितनी है? मान लो, तो क्या मुझे टोटल एनर्जी मिल गई? बोलो ना यार। अगर मैं इस बल्ब की एनर्जी बता दूं 100 जूल, कितनी बता दूं, तो क्या मुझे स्लाइड बदल दूं? बदल दूं? बल्ब की एनर्जी कितना बताया? 100 जूल। अगर बल्ब का एनर्जी 100 जूल है, मतलब टोटल एनर्जी कितना है? 100। और एनर्जी का फॉर्मूला n इंटू एच सी बाई, कंफर्म? अगर मैं रेडिएशन का लैम्डा बता दूं तो क्या नंबर ऑफ फोटोन बता दोगे? या नंबर ऑफ फोटोन बता दो तो क्या लैम्डा बता दोगे? अच्छा, मान लो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक बल्ब है, मान लो, और इस बल्ब से निकल रहे रेडिएशन। क्या निकल रहे हैं? मान लो। अब ये बल्ब दिवाली वाला है, लाल नीला पीला सब निकलता है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना? अगर ये दिवाली का बल्ब है तो मान लो इससे रेडिएशन निकल रहे दो, मान लो, अरे मान लो। अच्छा, अब इस पे आया एक रेडिएशन, उसका एनर्जी था E1, कितना था? अच्छा, आ कौन रहा? रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? वेव, ईएम वेव, हाँ या ना? यहां पे आया कौन? मैंने लाइन सीधी क्यों नहीं बनाई? वेव है तो वेव बना दिया, हाँ या ना? अच्छा बताओ, ये जो रेडिएशन आ रहा है क्या ये भी ईएम वेव है? अच्छा, जो निकल रहे क्या वो भी ईएम वेव है? अच्छा, एनर्जी क्या कंजर्व होती है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी। अच्छा बताओ, यहां से कितनी एनर्जी आई है? पक्का? और यहां से कितनी निकल रही E2 और? पक्का? यहां से आई 100 जूल, कितनी आई? तो बाहर कितनी निकलेगी? तो क्या मैं कह दूं दिस प्लस दिस बराबर दिस? क्या एनर्जी कंजर्व रहती है? मतलब जब भी ऐसे सवाल आए मैं कह सकता हूं सर E1 बराबर E2 प्लस E3, बोलो हाँ या ना? ये किसी पार्टिकल की एनर्जी है कि फोटोन की? और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, एच सी बाई, बोलते रहना एच सी बाई। क्या मैं कह दूं एच सी बाई लैम्डा बराबर एच सी बाई लैम्डा प्लस एच सी बाई, 1 है तो 1 लिखना, 2 है तो 2 लिखना, 3 है तो 3 लिखना, एच सी एस सी कट, 1 बाई लैम्डा 1 बराबर 1 बाई प्लस 1 बाई। कुछ समझे क्या? 2 लैम्डा देख के तीसरा पूछूंगा, बता दोगे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा, calculation of lambda of emitted radiation, calculation of lambda of emitted radiations। तो जब भी मैं ऐसा सवाल दूं, आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 प्लस 1 बाई लैम्डा 3। 3-4 रेडिएशन है तो वहां कर लेंगे। अब यहां पे बनते ढेर सारे सवाल। सवाल करने का हमेशा से एक नियम होगा, सवाल में मैं आपको एक समय दूंगा, उसमें आपको सोचना है, समझना है, जो बने वो करना है। लेकिन जैसे बोलूं मैं बोर्ड पे तो सबका ध्यान बोर्ड पे। क्लास में कभी मत सोचना कि मैं चाहूंगा आप सवाल करो, मैं बस इतना चाहता हूं सीखो ये सवाल ऐसे करते हैं, ठीक है? मेरा पर्पस होता है सीखो ये सवाल ऐसे करते हैं। तो सीखना जरूरी है, मेथड समझना जरूरी है, और एक सवाल में 10 सवाल सीखने की कोशिश करें। लिख लिया होगा? पिछली क्लासेस कह रहा हूं, एक बड़ा सिंपल सा रूल है, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। बोर्ड मॉडल तक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको याद करना, उस पर सवाल कई बार बन जाते हैं। आइए करते हैं पहला सवाल, दे दूं क्या? कैलकुलेट, कैलकुलेट एनर्जी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ फोटोन, मतलब एक फोटोन है ना। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन
having lambda 6000 angstrom, having lambda 6000 angstrom in joule. एनर्जी किसमें निकालनी है? जूल में. नियम होगा, सवाल का आंसर आए हाथ खड़े करते चलना ताकि मैं ऑब्जर्व करूं. एंड आंसर इज, एक कंपटीशन होना चाहिए कि सबसे पहले मेरा आंसर आए और सही आए, ये कोशिश होनी चाहिए. लगाएं फॉर्मूला. पूछा क्या है बच्चे? एनर्जी पूछा है क्या? तो फॉर्मूला किसका लगाऊं? एनर्जी का. थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, आप लोग की स्पीड बहुत कम है बच्चे. एंड आंसर इज 3 पॉइंट समथिंग. पूरा एग्जैक्ट बताओ ना. 3.3 टू द पावर. जल्दी करे जल्दी करे, पूरी क्लास आंसर आ जाना चाहिए अभी तक. अरे भाई, अगर मुझसे वो एनर्जी पूछ रहा है तो बस टाइम्स अप. तो क्या मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा? यस सर. एक फोटोन का पूछा, दो का, एक का, तो लैम्डा दिया है. यस सर. एससी बाय लैम्डा. यस सर. पूछा जूल में है. यस सर. तो मुझे जूल का फॉर्मूला याद है. यस सर. सर मुझे नहीं याद है, कॉपी से देख लो भाई, देख देख के याद होगा. 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 बटे लैम्डा. मैं कुछ लिखता हूं, बताना ये सही है कि गलत. इसमें एक शर्त है, लैम्डा मीटर में होना. तो क्या मुझे एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलना आता है? यस सर. 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर. फॉर्मूला लगाइए और खुशी के गीत. कितना आसान है. सॉल्व करिए, बन जाएगा. तो सॉल्व किया तो आंसर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2/6 यानी 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 18. डन है. आप चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई करें, चाहे इतना छोड़ दे तो भी काम चलेगा. रुको रुको रुको, व्हाट इज दिस? एनर्जी ऑफ. डन है. 10 फोटोन का पूछता, इंटू 10. 1 मोल का इंटू एवोगाड्रो नंबर. क्लियर है? कुछ नया है क्या इसमें? क्या सीखा इस सवाल से हमने? अपने को तो एक ही काम करना है, फॉर्मूला लगाइए और मैथ तो आपको बचपन से आती है. लिखो फिर अगला सवाल. कैलकुलेट 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 फ्रीक्वेंसी एंड wavelength. Calculate frequency and wavelength. Frequency and wavelength of electromagnetic radiation emitted from a source having emitted from a source having energy 3 जूल. having energy 3 जूल. बन जाएगा. कुछ नहीं बोला तो कितने फोटोन मानोगे? एक. कुछ नहीं बोला तो कितने फोटोन मानोगे? एक. अपने से एक फोटोन मानिए और सॉल्व करिए. सबसे पहले आंसर दीजिए. न्यूमेरिकल एक आदत के जैसे है, शुरू में जोर आता है, धीरे धीरे फिर बिना न्यूमेरिकल के रहा नहीं जाता है. फिर आप कहोगे सर आज सवाल नहीं हुए. कर लिया. चलो फॉर्मूला लगाता हूं. सबसे पहले क्या कुछ रेडिएशंस की बातें कर रहा है? यस सर. क्या ये ईएम वेव है? यस सर. एनर्जी की बातें हैं? यस सर. फॉर्मूला एनर्जी का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 बाई लैम्डा. यस सर. एनर्जी भाई ने कितना दिया? 3. लैम्डा आ जाएगा. यस सर. 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 बाई 3. यस सर. इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो. कितना आएगा? चलो 6 पॉइंट, जिन सर बने उनके लिए 0.66 कह दो चलेगा. इंटू 10 की पावर माइनस 25. हाँ या ना? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड.
क्लियर है? कितना आ जाएगा बोलो? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 चलेगा? अच्छा एक मिनट, ये क्या निकला? लैम्डा। किस में आया? मीटर में। ये फॉर्मूला लगाओगे तो लैम्डा मीटर में ही आएगा। अब उसने क्या पूछा? लैम्डा के बाद फ्रीक्वेंसी। क्या लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन है? सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। सी कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा कितना आया? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 26। सॉल्व करिए, सवाल करते 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 मजा आएगा। न्यूमेरिकल करिए और इस चैप्टर में अच्छी खासी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आगे पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा परेशान करती है। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जाती, जो निखरती है समय के साथ, प्रैक्टिस से कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। आंसर इज, पूरी क्लास का नहीं आया, 4.5 इंटू 10 की पावर, हाँ आप 0.45 निकाल लो, चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 33, 18, 20 इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? ऊपर गया 26, 26 और 8, 8 6 14, 34, उससे ले लो 10 बोरो कर लो, 30 बटे 6.6, यार 33 के फॉर्म में तो आएगा। 4.5 10 की पावर 33, क्या न्यूटन की जूल? फ्रीक्वेंसी निकाल लो, या तो होगा सेकेंड इनवर्स या तो होगा हर्ट्ज। इज दिस क्लियर? अगला सवाल लिखे, इफ बोलू 10 की पावर 8 photons, if 10 की पावर 8 photons, 10 की पावर 8 photons of electromagnetic wave, if 10 की पावर 8 photons of electromagnetic wave produces 3 joule of energy, produces 3 joule of energy, produces 3 joule of energy। रुको, पहले मुझे दोनों सवाल में अंतर बता दो। वहां एक फोटोन का 3 जूल था और यहां पे 10 की पावर 8, तो अब फॉर्मूला कौन सा चलेगा? एन के साथ वाला। परफेक्ट, वेरी नाइस। लिखो 3 जूल ऑफ एनर्जी, देन कैलकुलेट लैम्डा ऑफ रेडिएशन। तो आपको उस रेडिएशन का लैम्डा बताना है मेरे बच्चों, बन जाएगा? बताइए जमाने को आंसर, फटाक से, रफ्तार में, स्पीड में। सेम आंसर आ रहा है क्या? चलिए फॉर्मूला लगाइए। ए फॉर्मूला किसका? मोमेंटम का कि एनर्जी कंजर्वेशन? आते बोल भी रहे एनर्जी कंजर्वेशन। अरे एनर्जी का फॉर्मूला आया ना, एनर्जी ई बराबर, देखो मैं कुछ लिखता हूं, सही है गलत, एससी बाय लैम्डा। ये चलेगा क्या? क्या एनएससी बाय लैम्डा कह दूं? क्या एच और सी का मल्टीप्लाई करके मुझे वैल्यू याद है? मुझे वैल्यू याद है, ई बराबर एन इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 बटे लैम्डा। आओ सारी वैल्यू को पुट करते हैं। एनर्जी कितना? 3। एन कितना पता है कि नहीं पता? पता है, 10 की पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25। लैम्डा पता कि निकालना है? रफ्तार में करे यार, सबसे पहले मेरा आंसर होगा, सही होगा, ये कोशिश करे। आ गया आंसर? कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेजर हैंड, हाथ नीचे मत करना प्लीज। क्यों नहीं आया बच्चे आंसर? पीछे। सिंपल तो है यार, सवाल करते करते यकीन मानिए न्यूमेरिकल के प्रति एक अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और इस चैप्टर में अच्छी खासी कैलकुलेशन आएगी जो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। आइए मिलके करते हैं। बताइए यहां से लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा इक्वल टू 2/3, सही है, इंटू 10 की पावर 25 और 8, 8 7 15, मतलब 10 की पावर माइनस 17। क्लियर है? और यहां से आप इसको लिख सकते हो 2/3 यानी 0.66 इंटू 10 की पावर माइनस 17, चलेगा? जिसे आप लिख, क्या न्यूटन की जूल? मीटर। वेरी नाइस, ठीक है, ये लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है। लिखिएगा अगला सवाल, बोलूं? लिखिए फिर। हेलो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
having energy E, an electromagnetic radiation having energy E is having wavelength, having energy E is having wavelength equal to 6000 angstrom. Clear है? Having energy E is having wavelength equal to 6000 angstrom. Then calculate wavelength of radiation, having energy 3E. एनर्जी 3 गुना तो लैम्डा, एनर्जी 3 गुना तो लैम्डा 1/3। चाहे करो ऐसे, चाहे करो कैसे, ऐसे E1/E2 बराबर लैम्डा 2/λ1। ये नहीं चमका, पक्का। अभी तो हमने कहा था साहब एनर्जी E बराबर hc/λ, यानी मैं कह सकता हूं E2/E1 या E1/E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2/λ1। यार बनेगा, यार बनेगा, सबसे बन गया क्या? बताइए जमाने को आंसर। E1 कितना E, E2 कितना 3E, लैम्डा 2 कितना सर नहीं पता, लैम्डा 1 कितना 6000, बोलो लैम्डा 2 कितना 2000 न्यूटन की जूल। नहीं चलेगा? एक बेहतरीन सवाल दे दूं क्या? दे दूं? लिखो फिर 100 वॉट बल्ब, बदल दूं स्लाइड? 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब emits radiation having wavelength of 400 nanometer, having wavelength of 400 nano। क्लियर है? then calculate number of photons, emitted per second by the bulb, तो बताइए बल्ब पर सेकेंड कितने फोटोन एमिट करेगा? दो बच्चों ने आंसर दे दिया अभी तक। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बन गया क्या? बहुत बढ़िया। सर फॉर्मूला कौन सा नहीं याद आ रहा? सर पन्ने पलट के देख लो। ये मत कहना ये कठिन है। एक काम करना है, फॉर्मूला लगाइए और सिंपल सा काम है, करते जाइए। चलिए साहब, जिनसे नहीं बना उनके लिए बोर्ड पे बच्चों, क्या सवाल में उन्होंने हमें पावर दिया है? यस सर। क्या सर ने पावर का फॉर्मूला बताया था? यस सर। अरे समय कितना है? 1 सेकंड। समय कितना है? 1 सेकंड। अगर सर बोल देते 1 मिनट तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। हाँ नहीं समझे? अरे सर तो आपने तो पावर बोला, यस। टाइम है 1 सेकंड, यस। यानी एनर्जी हो जाएगा 100 जूल, यस। हमें एनर्जी का फॉर्मूला याद है, यस। एनर्जी E बराबर N इंटू hc/λ, यस और नो? एक मिनट हैंग हो रहा है। एनर्जी E बराबर hc/λ, यस और नो? अब मुझे बताओ एनर्जी कितनी आ गई? 100। नंबर ऑफ फोटोन दिया कि पूछा है? अच्छा hc में मल्टीप्लाई करो, मुझे पहले से याद है। ईवी में होगा तो 1 2 का 4, जूल में है तो 2 इंटू 10 की पावर -25। बोलो डन।
करूंगा सिंप्लीफाई तो 100 बराबर n इंटू 2 इंटू 10 की पावर -25। एक गलती करूंगा, देखते कौन बताता है। अपॉन 400 बोलो सही है गलत? क्या गलत? लैम्डा मीटर में होना, और ये है नैनो। नैनो नैनो शब्द नहीं, ये नहीं समझे? जिसने इनको शब्द समझा वो तो गया। ये शब्द नहीं, ये नंबर। अगर मैं आपके सामने, इधर देखो जरा, इधर मैं आपके सामने लिखूं 2 किलोमीटर, ये है क्या? 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। किलो शब्द नहीं है। मैं आपके सामने लिखूं सेंटीमोलर, बोर्ड पे देखो, सेंटी शब्द नहीं है, मतलब इसका मतलब -2 मोलर। मैं आपके सामने लिखूं 10 की पावर -3 मोल, शब्द नहीं है, नंबर नहीं है, शब्द है। कभी शब्द को नंबर बना लो, कभी नंबर को शब्द बना लो, जैसा जरूरत है वैसा खेल लो। अब आज मुझे इसको शब्द बनाना है, यही मिली है सर, दिस इज मिली मोल। अरे नहीं समझे? अब वो क्या था? 400 मीटर की 400 नैनोमीटर, तो 400 रहने दो, नैनो शब्द नहीं है, नंबर है, नैनोमीटर। डन। नैनोग्लिटर, अरे हाँ या ना? करो सिंप्लीफाई, के नंबर ऑफ फोटोन आ गया? कितने आए? चेक चेक चेक। 2 इंटू 10 की पावर 20, 2 इंटू 10 की पावर, पक्का? कुछ समझ पाए क्या? अगर एक 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, अगर एक 100 वाट का बल्ब, अगर एक 100 वाट, अच्छा 400 नैनोमीटर लगभग येलो रेडिएशन, राइट? कहते हैं सोडियम लैंप 400 नैनोमीटर। भाई हेलो हेलो, मतलब अगर आप एक वो बल्ब लगाते हैं घर वाला, वो जो बल्ब पहले चला करते थे, एल्वा एडिशन वाला, अब तो चला गया है ना? थॉमस एल्वा सुना होगा ना? वो जो पुराने वाले बल्ब थे, अगर आप वो जलाते हैं और 100 वाट का लेते हैं, तो 1 सेकंड के अंदर लगभग लगभग 1 मोल फोटोन आ रहे हैं। कितने फोटोन? कितने फोटोन आपसे टकरा रहे हैं, सोचो। क्या इसका कोई प्रभाव हो रहा है? कुछ एटम के अंदर हो रहा है, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल अभी हमारे सामने आ चुका है 2 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन। डन है? एक बेहतरीन सवाल दे दूं? दे दूं क्या? लिखो फिर एक सवाल, इफ, बढ़ू आगे, इफ, या एक सिंपल देता हूं, आप परेशान हो रहे हो, सिंपल दे दूं क्या? लिखो लिखो, इफ लैम्डा इज 1 एंगस्ट्रॉम, हाँ लिखो, इफ लैम्डा इज 1 एंगस्ट्रॉम, इफ लैम्डा इज, देन कैलकुलेट, then calculate, then calculate number 1 frequency and number 2 nu bar, then calculate nu and nu bar. हाँ जी साहब, बन जाएगा? अरे गड़बड़ हो गई यार, मैंने तो बोला ही नहीं एम वेव है। सर हमने तो फॉर्मूला लगा दिया, मान लिया। हाँ भाई, मैं फिजिक्स का वेव तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे केसेस सोचना बेटा, मैटर वेव, साउंड वेव, ईएम वेव। अपने यहाँ तो एक ही वेव है, कौन सी? ईएम वेव। लगाइए फॉर्मूला, बन गया क्या? सर ऐसा मुझे लगता तो बन जाएगा, मगर सॉल्व करने का मन नहीं करता सर मेरा, पता नहीं क्यों। ऐसा कोई है क्या? मुझे लगता है बन जाएगा, बट जब मैं सॉल्व करता हूं तो लगता है कि ना ही करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। सवाल करते करते कैलकुलेशन सुधरी, याद, कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, कैलकुलेशन सिखाए नहीं, कैलकुलेशन निखर के आते हैं। सवाल करिए प्लीज, आइए जरा। C बराबर न्यू इंटू लैम्डा, सर हमसे पूछ रहे न्यू, तो न्यू बराबर C बाय लैम्डा, C है 3 इंटू 10 की पावर 8। कितना आसान है यार, 1 एंगस्ट्रॉम बोले, मैंने कहा हर किसी से बन जाए -10। अब इससे आसान क्या दूं भाई? सीधे 0 दे दूं क्या? है? सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है? 3 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा न्यू बार निकाल लोगे क्या? अच्छा न्यू बार का फॉर्मूला बोलो, 1 बाय लैम्डा। अच्छा लैम्डा कितना आया? कितना आसान है साहब, जीवन में क्या चाहिए और बोलो। दे दूं अगला सवाल क्या? लिखो फिर, देखते कौन करता है, बोलो। अ सैंपल, सैंपल नहीं समझते? एक बच्चा कह रहे हैं अ सैंपल absorb, a sample absorb, a sample absorb EM wave, a sample absorb EM wave of 300 nanometer, of 300 nano, पक्का? 300 नैनोमीटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड
इट एमिट, एमिट मतलब पक्का, एंड इट एमिट radiations having wavelength 400 नैनोमीटर एंड x नैनोमीटर, having wavelength 400 नैनोमीटर एंड x नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर एंड x नैनोमीटर। अच्छा, आप लोग यहाँ क्लास में बेल नहीं बजाते क्या? बेल बज गई क्या? अच्छा अच्छा, मैंने कल भी देखा बेल वेल नहीं बजती आप लोगों के, अलग ही सिस्टम बना रखा है साहब, छुट्टी उट्टी का नियम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चुपचाप से पढ़ते रहो है? बढ़िया बढ़िया, समय को नहीं देखना है ना, बहुत अच्छे। 400 नैनोमीटर एंड एक्स में बन जाएगा क्या? देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे बन जाएगा। शुरू हो जाइए फिर जल्दी से, आंसर भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या कुछ दिमाग में चित्र बना? यहां से आया कितना नैनोमीटर? 300, इधर गया 400, इधर आया एक्स, सीधे कह दूं चलेगा? सीधे कह दूं चलेगा? आने वाली एनर्जी बराबर टोटल रेडिएट एनर्जी, राइट राइट। अभी फॉर्मूला बताया था, 1 बाई लैम्डा बराबर 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। नहीं चलेगा, आने वाला लैम्डा 1/300, रिलीज हुआ लैम्डा 1/400 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सर 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 400 माइनस 1 बाई, बताओ मैंने कुछ गलत किया है क्या? इतना समय लग रहा सोचने में? एक बार बताओ, ये बड़ा है कि छोटा है? अरे बस ये 400 समथिंग ओवर बड़ा छोटा, और ये छोटा, तो ये है बड़ा, तो छोटा माइनस बड़ा निगेटिव, तो वेवलेंथ आएगा निगेटिव। वेव की लेंथ निगेटिव, तो वेव है कहां? वेव की लेंथ या तो है या तो, ये तो गलत हुआ ना। अब मैथ लगा लो। अरे सर 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 सर, ये इधर जाएगा तो 1/300 माइनस 1/400 आएगा यार, नहीं समझे? तो जब मैं इसको करूंगा सॉल्व, तो आपके सामने आ चुका है 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 300 माइनस 1 बाई 400। सॉल्व करना आता ना बच्चे? कुछ ना, जिसको कुछ ना है वो कुछ नहीं, नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, नियम बना लो मल्टीप्लाई, जो भी होगा मल्टीप्लाई। सर वो भी नहीं आता तो लो ऐसे लिख दो, और बताओ हाँ या ना। अब क्या करें सर? अब एक बार 300 को इससे डिवाइड करो तो क्या बचेगा? यहां चिपका दो 400, हाँ ये बढ़िया यार। अब एक बार 400 को डिवाइड करो, क्या बचेगा? 300, यहां चिपका दो 300, तो कितना आएगा? 100/400 इंटू 300, कितने जीरो कैंसिल? 2। अब यार ये तो बन ही जाएगा ना, देखो तो आंसर कितना हुआ? क्यों? ये तो 1/1200 आया सर, 1 बाई एक्स है सर, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 1200 सर, तो एक्स बराबर 1200 सर। बोलो डन डन। न्यूटन की जूल नैनोमीटर। फिर ये कैसे पता चला आपको? तो सर नैनो नैनो तो कैंसिल हो गया ना? अच्छा, हाँ या ना? अरे चलेगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये कहानी थी यहाँ पर ईएम वेव की, कुछ एक सवाल की होमवर्क मैंने दिया है। नेक्स्ट क्लास विल बी बोर मॉडल और चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा कल से, फुल फ्लेज चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होमवर्क करके आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। तो आपके बैच में समय कोई